हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी की अंतिम क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम भारत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अंतिम क्लास में हमने भारत से जुड़े कुछ जनरल फैक्ट्स देखे, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक पश्चिम तक की विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। और वहीं बात करें उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है, तो 3214 किलोमीटर। दोस्तों, साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि भारत को इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आज इसी कड़ी में हम भारत के प्रमुख पड़ोसी देश, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, श्रीलंका और मालदीव के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीलंका के विषय में। दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा पड़ोसी देश श्रीलंका, ये हमारा भारत। दोस्तों, भारत का ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। हमने बताया था प्रायद्वीपीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसका भूभाग तीन ओर से जल से घिरा हो, वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। और द्वीप वो भाग कहलाता है जो चारों ओर से जल से घिरा हो। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और ये जो श्रीलंका है ये द्वीपीय देश है दोस्तों, क्योंकि ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ। दोस्तों, श्रीलंका को देखें तो सबसे पहले इसके पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या है, सिलोन है। इसके आकृति की बात की जाए तो श्रीलंका की आकृति लगभग नारियल की आकृति के जैसी है। ये वर्षा की बूंद की तरह भी दिखाई देता है। दोस्तों, इसका एक मुख्य प्रायद्वीप कौन सा है, जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पर है दोस्तों, ये रहा हमारा जाफना प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप की क्या विशेषता है या किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों यहाँ पर एक लिट्टे नामक संगठन है जो कि आतंकवादी संगठन है, और इसी लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या करवाई थी। दोस्तों, महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे पवित्र नदी है। दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ मन्नार है, इनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ देख सकते हो आप डिगोया, श्रीलंका में स्थित डिगोया। डिगोया में भारत की मदद से मेडिकल कॉलेज बनाया गया। दोस्तों, अभी ये जो जलीय क्षेत्र है दोस्तों, इस जलीय क्षेत्र को देख लेते हैं। इस जलीय क्षेत्र की संरचना किस प्रकार है, तो यहाँ देख सकते हो आप, ये बे ऑफ बंगाल, सबसे ऊपर बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल कहाँ है, आपको दिखा दूं, ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल के बाद में यहाँ पर पाक जल संधि है दोस्तों, पाक जल संधि, और उसके नीचे पाक की खाड़ी है। इसके पूर्व में, लगभग पूर्व में श्रीलंका क्षेत्र है, और पश्चिम में भारत का क्षेत्र है। दोस्तों, आप देख सकते हो बंगाल की खाड़ी सबसे ऊपर, इसके बाद पाक जल संधि, पाक जल संधि के बाद में पाक खाड़ी है, राम सेतु है, और मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी ये है दोस्तों, और ये इसके पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, ये नॉर्थ से साउथ का, और पूर्व में श्रीलंका है, और साथ ही साथ पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में भारत है। दोस्तों, पाक जल संधि अंग्रेज अधिकारी पाक, अंग्रेज का एक अधिकारी था PAL के, पाक नाम का एक अधिकारी था, उन्हीं के नाम पर पाक जल संधि पड़ी। दोस्तों, ये जल संधि किन दो क्षेत्रों को अलग करती है, तो ये भारत और श्रीलंका के क्षेत्रों को अलग करती है। साथ ही साथ हम देखते हैं दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में भारत का सबसे अंतिम बिंदु है धनुषकोडी, धनुषकोडी, और इसके बाद में है यहाँ पर राम सेतु। दोस्तों, राम सेतु आपने सभी ने सुना होगा, भगवान राम के द्वारा निर्मित ब्रिज, जिसकी लंबाई कितनी है, 48 किलोमीटर। यहीं पर एक पंबन आइलैंड है दोस्तों, पंबन आइलैंड या पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। ये जो पंबन आइलैंड है, यहीं पर रामेश्वरम है। रामेश्वरम किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो रामेश्वरम में लोग, दोस्तों यहाँ पर भगवान राम का मंदिर है, और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु इनके दर्शन करने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ धनुषकोडी है। धनुषकोडी कहाँ पर है, मैंने बताया, ये धनुषकोडी जो भारत का श्रीलंका की ओर आखिरी बिंदु है, भारत का श्रीलंका की ओर आखिरी बिंदु हो गया। इसके बाद पंबन ब्रिज के द्वारा ही धनुषकोडी और तिलाई मन्नार अलग होते हैं दोस्तों। या तो धनुषकोडी और तिलाई मन्नार को कौन अलग करता है, कौन जोड़ता है, तो ये राम सेतु जोड़ता है। दोस्तों, पंबन ब्रिज जो है, अभी हमने यहाँ पर राम सेतु की बात करी, अभी पंबन ब्रिज की बात करें तो ये है पंबन ब्रिज दोस्तों, और यही पंबन ब्रिज इस पंबन आइलैंड को भारत से जोड़ता है। आगे चलते हैं, राम सेतु। राम सेतु देखा हमने, जिसकी कुल लंबाई 48 किलोमीटर है। इसके होने के साक्ष्य इसे भगवान राम ने बनाया था।
धनुषकोडी और तिलाई मन्नार को कौन जोड़ता है? तो राम सेतु। ये धनुषकोडी हो गया, ये तिलाई मन्नार, और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? राम सेतु जोड़ रहा है दोस्तों। इसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है या एडम ब्रिज भी कहा जाता है। इसके बाद हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में, जब भारत से ये अलग हुआ था। दोस्तों आप देख सकते हो पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा है जो कि काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक नहीं है दोस्तों, ये भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। और ये कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों ये रही हमारी रेड क्लिफ रेखा। ये पाकिस्तान, इसके उत्तर पश्चिम की ओर अफगानिस्तान, और साथ ही साथ आप देख सकते हो ये जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान से लगे वाले राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, गुजरात हो गया। दोस्तों पाकिस्तान के पास में हमारा पीओके है। पीओके क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारा कश्मीर का कुछ हिस्सा है जो पाकिस्तान ने हमसे छीना था दोस्तों, उससे वापस हम छीन लेंगे थोड़े समय बाद। अभी इन सभी के विषय में आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद किन किन कारणों से होते हैं? तो सर क्रीक, रन ऑफ कच्छ, इंडस रिवर और पीओके। दोस्तों सबसे बड़ा विवाद तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कारण होता है। इसके बाद यहाँ पर एक सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी के जल के बंटवारे के लिए भी पाकिस्तान और भारत के मध्य विवाद होता है। इसके बाद सर क्रीक दोस्तों ये है दलदली क्षेत्र जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच स्थित है। पाकिस्तान का सिंधु क्षेत्र है यहाँ पर, सिंधु, और भारत का कच्छ वाले क्षेत्र के बीच का दलदली क्षेत्र सर क्रीक है। ये इसके लिए भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद होते हैं दोस्तों। और रन ऑफ कच्छ भी देख ही लिया हमने, ये है कच्छ का रन, इसके लिए भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद होते हैं। सबसे पहला विवाद किसके लिए होता है? सर क्रीक के लिए। सर क्रीक क्या है दोस्तों? मैंने बताया दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ मछली और खनिज तेल के भंडार है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र और भारत का कच्छ, इनके बीच, ये पाकिस्तान का सिंध हो गया, भारत का कच्छ, और इसके बीच का जो क्षेत्र है सर क्रीक है दोस्तों। ये जो सर क्रीक है, ये सिंध हो गया, ये कच्छ हो गया, इसके बीच में सर क्रीक। अब दोनों देश इसके लिए विवाद इसलिए होता था दोस्तों, इसके लिए कि दोनों देश इस पर अपना अधिकार जताते हैं। साथ ही साथ ये जो सर क्रीक वाला क्षेत्र है, सर क्रीक वाले क्षेत्र में दोनों देशों ने अपनी अपनी लाइन बना ली। एक हरी लाइन बना ली किसने? पाकिस्तान ने हरी लाइन बना ली, और जो लाल लाइन है, ये लाल लाइन बना ली इंडिया ने। दोस्तों ये एक प्रकार से ये दिखाई नहीं देती ये लाइन। अब दिखाई नहीं देती है तो होगा क्या? होगा ये कि यहाँ पर मछली उत्पादन होता है। मछली उत्पादन के लिए दोनों ही देश के मछुआरे आते हैं। ये इधर से पाकिस्तान के आ गए, इधर से इंडिया के आ गए। अब मछली उत्पादन हो रहा है तो इंडिया, ये बीच में लाइन बना ली इन लोगों ने। अभी इनको पता नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे मछुआरे क्रॉस कर जाते हैं इसे। जब क्रॉस कर जाते हैं तो दूसरे देश की आर्मी इसे पकड़ लेती। इंडिया के कई मछुआरे दोस्तों पाकिस्तान के जेल में सड़ रहे हैं इसी कारण, उनका कोई अता पता नहीं। रन ऑफ कच्छ की बात करें, अब दूसरा जो विवादित क्षेत्र है रन ऑफ कच्छ है। यह भी दलदली क्षेत्र है, यह तरंगों के अपरदन से बना क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। देखिए ये समुद्री क्षेत्र है। समुद्री लहरें जब ऐसे करके ये तटीय क्षेत्र से थोड़े आगे बढ़ जाती, तो ये यदि आगे का भाग थोड़ा नीचा हो, नीचे भाग होने के कारण ये जो लहरें है यहाँ पर दलदल का निर्माण कर देती। तो यही दलदली क्षेत्र क्या कहलाया? रन ऑफ कच्छ कहलाया दोस्तों। तरंगों के अपरदन से बना। ये किस लिए फेमस है? तो ये हस्तशिल्प कला के लिए फेमस है रन ऑफ कच्छ। अब रन ऑफ कच्छ के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। पाकिस्तान इस रन ऑफ कच्छ का आधा भाग मांगता है, लेकिन 1968 में इसका विभाजन कर दिया गया। इसका रन ऑफ कच्छ का, जिसमें 10% तो दे दिया पाकिस्तान को और 90% है भारत के पास। 10% पाकिस्तान के पास। इसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये रहा हमारा कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसे हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। दोस्तों पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भूभाग पर अधिकार कर लिया था, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के द्वारा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत के जम्मू कश्मीर के बीच में एक लाइन है। कौन सी? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल अर्थात LOC। यह लाइन
पीओके और जम्मू कश्मीर को अलग करती। इसमें भारत का उत्तरी बिंदु भी स्थित है दोस्तों। ये जो पीओके है, पीओके में ही इंदिरा कॉल भी स्थित है, साथ ही साथ पीओके में ही गॉडविन ऑस्टिन अर्थात K2 स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद बात करें इंडस वाटर डिस्प्यूट, सिंधु जल विवाद। दोस्तों जल के लिए तो हमारे राज्यों के मध्य भी विवाद है, तो ये तो बात है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से तो जरूर विवाद होना तय है। अब जो भारत, ये भारत हो गया, इसके बाद ये पाकिस्तान हो गया, तो भारत से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है सिंधु। इसी सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद होते रहता है दोस्तों इस विवाद की शुरुआत कब होती है ये देखेंगे हम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1947 से 48 तक के भारत ने, ये देखो मैंने बताया था पहले चाइना से होते हुए इंडिया, इंडिया से पीओके में गई सिंधु नदी। अब 1947 से 48 तक तो 2 नहरें पाकिस्तान को दे दी भारत ने, लेकिन जब 1900 यहाँ पर अटैक किया किसने, पाकिस्तान ने, तो पीओके ले लिया। पीओके ले लिया तो भारत ने इसका बदला लेने के लिए, दोस्तों मैंने बताया 1947 से 48 तक के तो कुछ नहीं, गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन अब यहाँ अटैक कर दिया किसने, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने अटैक किया तो पीओके ले लिया, पीओके ले लिया तो अब भारत को आई गुस्सा। भारत ने भी बोला भैया 1948 में नहरों का पानी नहीं देंगे, अब तुमको क्या करना है कर लो। इससे 17 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई, किसकी, पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान के समझ नहीं आया क्या करे क्या नहीं करे, तो अब ये चला गया यूएसए से सहायता मांगने। यूएसए ने बोला भैया पानी की बात है तो दोनों बैठ के सुझाव कर लो, बंटवारा कर लो पानी का। इसी के तहत 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ और इसकी मध्यस्थता कौन ने करी, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने। इसके बाद इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने करी और सिंधु जल समझौता के तहत भारत की प्रमुख नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, ये 3 प्रमुख नदियों में से 80% पानी तो दे दिया पाकिस्तान को इन 3 प्रमुख नदियों का और 20% रहा भारत के पास। इसके बाद रावी, व्यास और सतलज का 80% भारत यूज कर सकता है और 20% पाकिस्तान। इस प्रकार से ये जल समझौता तय हुआ दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी चाइना की, अर्थात चीन, जो कि ड्रैगन के नाम से मशहूर है। दोस्तों ड्रैगन हमारा पहले से लेके आज तक एक दुश्मन देश ही है। इसकी सीमा भारत से कितने किलोमीटर लगती है, तो 3488 किलोमीटर लगती है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है दोस्तों जनसंख्या के आधार पर, और क्षेत्रफल के आधार पर रशिया है, याद रखिए दोस्तों। इसको, चाइना को टच करने वाले भारत के कौन कौन से प्रमुख राज्य है, तो 2 यूटीज है। पहले तो JNK, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये प्रमुख राज्य और यूटीज है जो कि चाइना की बॉर्डर को टच करते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा LOC। LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल है दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो है किसके साथ, पीओके के साथ है। जम्मू एंड कश्मीर को पीओके से अलग करता है LOC। वहीं बात करें LAC की, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों यहाँ ये जो क्षेत्र देख रहे हो ना आप, ये अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है और ये क्षेत्र चाइना ने हमसे 1962 के जो वॉर में हमसे ले लिया था दोस्तों। तो ये अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक रेखा बनी है LAC। इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे अक्साई चीन के बारे में। यहीं पर एक क्षेत्र है तिब्बत। तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर और ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में बहती है दोस्तों। साथ ही साथ अब हम देखते हैं मैकमोहन लाइन। दोस्तों भारत और चाइना के बीच, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ थी, वैसे ही भारत और चाइना के बीच एक रेखा है जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। दोस्तों तिब्बत, आप देख सकते हो तिब्बत की स्थिति कहाँ है, ये है रहा हमारा तिब्बत। दोस्तों ये तिब्बत पर सबसे पहले नेपाल ने अटैक किया। कब, लगभग 1912 से पहले की बात है। नेपाल ने तिब्बत पर अटैक किया। अब इस अटैक के कारण चाइना ने इसकी मदद करी और मदद करने के बाद इसका आधा हिस्सा हड़प लिया। दोस्तों 1912 तक के चाइना के जो शासक थे वो थे माचू, और उसके बाद 1954 में
दोस्तों ये जो तिब्बत की हेल्प करी, इसके बदले आधा तिब्बत तो ले लिया किसने? चाइना ने। इसके बाद दोस्तों भारत और तिब्बत और चाइना के बीच ये जो जमीनी विवाद है, इसको सुलझाने के लिए 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई। मैकमोहन के द्वारा शिमला में समझौता हुआ और इसी के तहत मैकमोहन रेखा खींची जाएगी दोस्तों। तो मैकमोहन कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था। इनने शिमला में समझौता कराया किसका? इंडिया, तिब्बत और चाइना का। पहले तो आधा भाग ले लिया चाइना ने, हो गया ये खत्म। इसके बाद इंडिया और तिब्बत के बीच में 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई दोस्तों। तो मैकमोहन रेखा की कहानी समझ में आ गई। 1914 में भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई थी, लेकिन यही तिब्बत जब पाकिस्तान इसको अपने कब्जे में ले लेगा, उसके बाद में भारत और चाइना के बीच में कहलाएगी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा शिमला समझौता अर्थात 1914 के आधार पर खींची गई इंडिया और तिब्बत के बीच में। वर्तमान में इंडिया और चाइना के बीच में मैंने बता दिया। अभी ये जो डिस्प्यूट है चाइना से किस किस किन किन मामलों में विवाद है हमारे, तो 1959 में चीन ने तिब्बत पर अटैक किया था। अटैक करने के कारण दलाई लामा, यहाँ का जो एक नेता था तिब्बत का, दलाई लामा, ये भारत में आ गया। तो भैया अब चीन बौखला गया, बोले कि हम इसको वापस करो, और वापस नहीं किया तो हम युद्ध करेंगे। तो भारत ने भी, भैया शरणार्थी है, शरणार्थी को वापस करने से रहे नहीं, भारत ने नहीं किया वापस। तो चाइना ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया और इसके फलस्वरूप हो गया इंडो चाइना वार। भारत चीन युद्ध 1962। तो 1962 का युद्ध हो गया। इसके तहत क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का जो वर्तमान में लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसका पूर्वी भाग, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, ये क्षेत्र किसने ले लिया? अक्साई चीन कहते हैं। ये क्षेत्र चला गया चाइना ने इसको कब्जे में ले लिया। अब अब हम देखते हैं लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में हमने बताया था, ये लद्दाख हो गया और ये अक्साई चाइना हो गया। तो अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में एक लाइन खींच दी गई, जिसे LAC कहा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके बाद ब्रह्मपुत्र विवाद है दोस्तों। अभी हमने कौन सा विवाद देखा? सबसे पहले देखा तिब्बत वाला विवाद। तिब्बत वाले विवाद के बाद अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र विवाद की। तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर चाइना ने बड़े बड़े डैम बनाना चालू कर दिया 2017 में। मैक्सिमम पानी यूज करने की सोच ली चाइना ने दोस्तों। इसी के कारण भी भारत और चाइना के मध्य विवाद होते रहते हैं। इसके बाद आता है म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है। बर्मा अर्थात म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा था। भारत से कितनी बाउंड्री शेयर करता है? तो 1643 किलोमीटर करता है। 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो 1935 एक्ट या अधिनियम के द्वारा इसे भारत से अलग कर दिया गया। दोस्तों अब बॉर्डर की बात करें, इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर की बात करें, तो ये बॉर्डर पहाड़ियों, पर्वतों, पहाड़ियों और जंगलों के द्वारा ये बॉर्डर बनती है दोस्तों। बड़े बड़े पर्वत है, पहाड़ियाँ है और जंगल है, इसके द्वारा इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर बनती है। साथ ही साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं? तो आंध्र प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। दोस्तों इसे मैप में भी दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश, ये म्यांमार है, म्यांमार हो गया, या आंध्र प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे राज्य म्यांमार से बॉर्डर बनाते। तो हमने देखा म्यांमार से कौन कौन से राज्य बॉर्डर बना रहे? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहाँ पर दवाओं और चंदन की तस्करी की समस्या है दोस्तों इस क्षेत्र में। भूटान, अब हमारा अगला पड़ोसी देश भूटान। दोस्तों भूटान की स्थिति देख लीजिए, ये रहा भूटान। भूटान हो गया। भूटान से रिलेटेड भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये स्थल रुद्ध देश। दोस्तों स्थल रुद्ध अर्थात लैंड लॉक्ड तो सुना ही होगा आपने। लैंड लॉक्ड कंट्रीज क्या होती है? ऐसे देश या ऐसे स्थान जो चारों ओर से स्थलीय भाग से घिरा हो, अर्थात समुद्र से ना घिरा हो, समुद्र से नहीं घिरा हो, ऐसा देश लैंड लॉक कंट्री कहलाता है। तो भूटान, और साथ ही साथ यहाँ पर एक नेपाल देश भी आएगा, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेपाल। तो नेपाल और भूटान दोनों लैंड लॉक कंट्री है दोस्तों। तो हमने देख लिया
ये स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए स्थल रुद्ध कहलाता है। भारत और भूटान की सीमा कितनी है? तो 699 किलोमीटर है। सीमा छूने वाले राज्य कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। डोकलाम पठार दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोकलाम पठार है कहाँ पर? भूटान वाले क्षेत्र में। लेकिन विवाद किस किस का है? तो भारत और चाइना का। अब ऐसा क्यों? तो आप देख लीजिए, ये चुंबी घाटी है, ये चुंबी घाटी होगी, चुंबी घाटी के पास में यहाँ डोकलाम पठार है दोस्तों, ये डोकलाम पठार हो गया। अब इस डोकलाम पठार और यारडोंग सिटी जो कि चाइना की है, यहाँ से लेके डोकलाम तक के कौन? चाइना रोड बनाने की सोच रहा था। कब? 2017 में दोस्तों। अब ये रोड बनाने की सोच रहा था तो भूटान ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया। भूटान ने ऑब्जेक्शन लिया तो भारत ने इसकी मदद करी। भारत ने इसकी मदद क्यों करी? अब देखिए भारत ने क्यों मदद करी। मान लीजिए यहाँ तक रोड बन जाती चाइना की यारडोंग सिटी से डोकलाम तक, तो ये जो क्षेत्र है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, ये हमारे उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है। और ये वाले जो राज्य है ये चिकन नेक, यदि इस पर से हमारा अधिकार हट गया, यहाँ पर यदि चाइना पहुंच गया, तो इन राज्यों का पर जो हमारा कंट्रोल है हमारे देश का, ये कंट्रोल हमसे हट जाएगा। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए जैसे ही भूटान ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, भारत ने उसकी मदद कर दी और भारत और चाइना के बीच में यहाँ पर सेनाओं का टकराव हो गया। 2017 की कहानी है दोस्तों ये। तो इस प्रकार से डोकलाम पठार पर भी भारत और चाइना का विवाद है। इसके बाद बात करते हैं नेपाल की। नेपाल मैंने बताया लैंडलॉक कंट्री है, 3 दिशाएं भारत से घिरी हुई है। ये देखिए, ये एक दिशा हो गई, ये दूसरी दिशा हो गई और ये तीसरी दिशा हो गई, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। दोस्तों उत्तर दिशा में चाइना है इसके, नेपाल के। इसकी सीमा किन किन राज्यों से बनती है? तो उत्तराखंड हो गया, ये यहाँ पर उत्तराखंड है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इस प्रकार से 5 राज्य है जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट की बात करें तो कोसी प्रोजेक्ट 2012 में चालू किया गया था। भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी की बात करें तो कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये इस नदी के कारण बिहार का अधिकांश भाग बाढ़ से प्रभावित रहता है। विवाद क्या है? शारदा नदी। भारत और दोस्तों नेपाल के मध्य विवाद क्या है? तो शारदा नदी। शारदा को काली नदी भी कहते हैं, नेपाल से निकलती है ये, और इसी के जल को लेकर विवाद है, जिसे काला पानी विवाद कहा जाता है दोस्तों। काला पानी, और इसके बाद में काला पानी हो गया और कालपेनी है। कालपेनी और काला पानी में डिफरेंस है दोस्तों। कालपेनी जो है लक्षद्वीप का एक द्वीप है, लक्षद्वीप का एक द्वीप है कालपेनी। और वहीं बात करें काला पानी तो भारत और नेपाल के मध्य पानी को लेकर विवाद है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बांग्लादेश को 1971 में बना था दोस्तों। इसकी भी कहानी देखेंगे। साथ ही साथ ये बता दूं कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है और वो है 4096 किलोमीटर दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के साथ कौन सा पड़ोसी देश सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है या सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो वो है बांग्लादेश दोस्तों। अब बांग्लादेश की कहानी देखते हैं। 22 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ था? बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी थी, पश्चिमी बंगाल में हिंदू आबादी थी दोस्तों। इस आधार पर ये जो कम्युनिटी के आधार पर इसे बांट दिया गया। अब हुआ क्या? 1911 में दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार में इस विभाजन को कैंसिल कर दिया गया। तो इस विभाजन को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन 1905 से लेकर 1911 तक के ये जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल अलग अलग कहलाए दोस्तों। इसके बाद कैंसिल हो गया। कब कैंसिल हुआ? 1911 में। 1911 से 47 तक के फिर से बंगाल कहलाया है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। हिंदू मेजोरिटी भारत और मुस्लिम बहुलता पाकिस्तान में चली गई। अब ये जो क्षेत्र है मुस्लिम जनता, ये पाकिस्तान ही कहलाई। एक तो हमारे भारत की स्थिति ये होगी, ये भारत दोस्तों, ये हो गया भारत। इसके बाद ये इधर पाकिस्तान, और इसके साथ ही ये जो पूर्वी बंगाल है इसको भी दे दिया पाकिस्तान को। तो 1947 से 71 तक ईस्ट पाक कहलाया। क्यों कहलाया ईस्ट पाक? क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा था। अब 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में विश्व में जगह मिली दोस्तों। इसको राष्ट्र बनाने में किसने मदद करी? भारत ने।
सीमा किन किन से साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद कौन सा है, तो तीस्ता नदी विवाद है। तीस्ता विवाद है, ये जेमू ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है, आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद में ये आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तीस्ता नदी, और इसी को लेकर विवाद है। इसका 39% इंडिया यूज करता है, 36% बांग्लादेश, बाकी नदी में रहता है। अब इसके बाद बात करें भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री के पास तो एक डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। ये सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। दोस्तों ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के जो मुहाने वाले क्षेत्र में इस प्रकार का जो एक उपजाऊ भूभाग वाला क्षेत्र है, ये डेल्टा कहलाता है। ये रामसर आर्द्र भूमि भी है दोस्तों, और आर्द्र भूमि वह क्षेत्र होती है जहाँ बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। आर्द्र भूमि भारत पृथ्वी का स्पंज भी कहलाती है, क्योंकि जमीन या इस भूमि से पानी सोखती है। दोस्तों साथ ही मैक्सिमम पार्ट इस सुंदरवन डेल्टा का किसके पास है, बांग्लादेश के पास है। और साउथ वेस्ट पार्ट जो है, ये मान लीजिए पूरा सुंदरवन डेल्टा है, इसका साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिमी भाग भारत के पास है, बाकी का जितना भी भाग है ये किसके पास है, बांग्लादेश के पास। इस प्रकार से दोस्तों हमने भारत के पड़ोसी देशों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करी, और इसी श्रृंखला को आज हम जो इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला है इसे विश्राम दे रहे हैं। अब इसके जो भी फैक्ट्स बच गए इसको स्टैटिक जीके में कवर करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम हिस्ट्री और पॉलिटी एक साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। तो दोस्तों आप चैनल पर बने रहिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।